नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो, जहां हम कठिन कानूनी बातों को आसान रोजमर्रा की बातों में समझाते हैं। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो ना सिर्फ दिल दहलाने वाला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कानून की दुनिया में जांच की गुणवत्ता कितनी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को रेप और मर्डर के मामले में बरी कर दिया, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये केस है रामकिरत मुनीलाल गौड़ वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, जिसमें एक 3 साल 9 महीने की मासूम बच्ची की जिंदगी को बेरहमी से छीन लिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सही आरोपी पकड़ा गया था या जांच की खामियों ने एक बेगुनाह को 12 साल तक सलाखों के पीछे रखा? चलिए इस केस को टेक्निकल टर्म्स के साथ समझते हैं और देखते हैं कि डिफेंस ने कैसे इस केस को जीता। सबसे पहले हम केस के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। सितंबर 2013, ठाणे महाराष्ट्र। एक पेंटर मनोज भास्कर सदावर्ते अपनी मां और 3 साल 9 महीने की बेटी के साथ रहता था। 30 सितंबर 2013 को सुबह 10 बजे उसकी मां पानी लेने गई और 10:30 बजे मनोज काम के लिए निकल गया। उसकी बेटी घर में अकेली थी और अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने बाहर निकली। 11:15 बजे जब मनोज लौटा तो उसकी बेटी और कुत्ता दोनों गायब थे। उसने अपनी मां और पड़ोसियों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बच्ची को कुत्ते के साथ खेलते देखा था। मनोज ने पास के वॉचमैन चौल में कुत्ते को तो पाया, लेकिन उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। मनोज ने तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 363, जो किडनैपिंग की बात करती है, इसके तहत केस दर्ज किया गया। पहले जांच अधिकारी ने 1 अक्टूबर को स्पॉट पंचनामा घटनास्थल का निरीक्षण दस्तावेज तैयार किया, जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने बच्ची को आखिरी बार देखा था। लेकिन कोई भी गवाह उस समय ये नहीं बता सका कि बच्ची आरोपी के साथ थी। यहाँ पर आरोपी कौन है? रामकिरत मुनीलाल गौड़। 2 अक्टूबर को बच्ची का शव एक कीचड़ भरे तालाब में मिला, जो चौल से करीब 1 किलोमीटर दूर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के शरीर पर कई चोटें थीं, खासकर जननांगों और गुदा पर, और सिर पर चोटें थीं, जो मृत्यु का कारण बनी। 3 अक्टूबर को रामकिरत को गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि उसने कबूल किया कि उसने बच्ची के साथ अपराध किया, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग और एफएसएल रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्रोसिक्यूशन ने 3 परिस्थितियों पर आधारित केस बनाया। पहला, लास्ट सीन टुगेदर। लास्ट सीन टुगेदर, आखिरी बार एक साथ देखा जाना। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने बच्ची को रामकिरत के साथ देखा। पहला। दूसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति। रामकिरत ने कथित तौर पर अपने सुपरवाइजर को बताया कि उसने गलती की। तीसरा है एफएसएल रिपोर्ट। रामकिरत के जूतों पर मिला कीचड़ तालाब के कीचड़ से मिलता जुलता था। गौर करिएगा, यहाँ पर मिलता जुलता था। एडिशनल सेशन जज ने रामकिरत को आईपीसी की धारा 302 मर्डर, 363 किडनैपिंग, 376(2)(1) रेप ऑन अ चाइल्ड बलात्कार और 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस सबूत मिटाने के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 8 के तहत दोषी ठहराया। फांसी और उम्र कैद की सजा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ रामकिरत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केस की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, जांच में भारी खामियां थीं, जिसके कारण प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिन्हें हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं, इसकी पूरी चेन साबित नहीं हो पाई। लास्ट सीन टुगेदर के गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समय पर पुलिस को कुछ नहीं बताया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में विरोधाभास थे और इसे गवाह ने बाद में जोड़ा। एफएसएल रिपोर्ट अस्पष्ट थी, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ कि जूतों का कीचड़ सिर्फ तालाब से ही था। कोर्ट ने कहा, यह एक ऐसा केस है जहां शैबी और परफंक्शनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब लापरवाही भरी और सतही जांच ने एक मासूम की जिंदगी के साथ न्याय को विफल कर दिया। रामकिरत, जो 25 साल का था और 12 साल से जेल में था, उसे बरी कर दिया गया। समझेंगे एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? यह पुलिस में दर्ज की गई पहली शिकायत है जो जांच शुरू करती है। पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? प्रत्यक्ष सबूतों की जगह परिस्थितियों पर आधारित सबूत जुटाना। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी क्या है? यह सिद्धांत कि
अगर कोई व्यक्ति पीड़ित के साथ आखिरी बार देखा गया तो वह संदिग्ध हो सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कोर्ट के बाहर किया गया अपराध का कबूलनामा। एफएसएल रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैब द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक रिपोर्ट। स्पॉट पंचनामा क्या होता है? घटना स्थल का निरीक्षण और विवरण दर्ज करने का दस्तावेज। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के कारण और चोटों का विश्लेषण करने वाली मेडिकल रिपोर्ट। अब समझेंगे कि एक एडवोकेट के तौर पर डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जांच की खामियों पर हमला। डिफेंस ने दिखाया कि पहले जांच अधिकारी ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान समय पर दर्ज नहीं किए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। दूसरा, गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती। डिफेंस ने लास्ट सीन टुगेदर के बयान जो भी हुए थे उसमें विरोधाभास और देरी को उजागर किया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कमजोर करना। डिफेंस ने साबित किया कि सुपरवाइजर के बयान में बाद में सुधार किया गया जो अविश्वसनीय है। एफएसएल रिपोर्ट की अस्पष्टता। डिफेंस ने तर्क दिया कि जूतों का कीचड़ तालाब के अलावा कहीं और से भी हो सकता था और प्रोसिक्यूशन ने इसे साबित नहीं किया। प्रोसिक्यूशन के सबूतों की कमी। डिफेंस ने जोर दिया कि डीएनए रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक सबूतों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का अधूरा चेन। डिफेंस ने शरद बीरधीचंद शारदा केस का हवाला देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन को पूरा चेन साबित करना था जो वो नहीं कर पाया। तो हमने क्या सीखा? ये केस हमें सिखाता है कि जांच की गुणवत्ता और सबूतों की विश्वसनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर जांच में लापरवाही हो तो ना सिर्फ अपराधी बच सकता है बल्कि एक बेगुनाह को भी सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में न्याय की रक्षा की और दिखाया कि कानून में संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। दोस्तों, ये था रामकिरत मुनीलाल गौड़ केस जो हमें कानून की गहराई में ले गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लो सुनो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा मिशन है कि देश का हर नागरिक कानून को समझे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।